नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रूटीन की हलचल में कुछ अंदर की खबर आपसे मिस कर जाती है, तो हम लोग हैं आपको बताने के लिए। खबर अंदर की ये है, अदानी समूह कुछ बड़ा खेल करने जा रही थी। तब तक ये मामला प्रकाश में आ गया। प्रकाश में आ गया तो थोड़ी चर्चा हुई। जैसे ही चर्चा हुई, अदानी समूह ने अपने आप को पीछे खींच लिया। लेकिन जब भी इस तरह की चर्चा होती है, तो आप मान के चलिए, आज नहीं तो कल वो चर्चा सच ही हो जाती है। शुरुआत में माहौल बनाया जाता है कि अगर ये चाल हम चलते हैं तो उस चाल पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या प्रतिक्रिया पूरी तरह से विरोध में है, नेगेटिव है, या प्रतिक्रिया पॉजिटिव है, या प्रतिक्रिया ऐसी है जिसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव कितनी है और पॉजिटिव कितनी है, इसका आप एनालिसिस करते हैं और फिर उस एनालिसिस के बाद अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अडानी समूह वही रणनीति बना रही है। अभी यकायक अडानी समूह एक चर्चा में आई। चर्चा क्या थी? चर्चा थी कि जुलाई में अडानी समूह ने, जून में बल्कि, एक खत सरकार को लिखा और उस खत में सरकार से यह अनुरोध किया, मतलब सरकार को क्या, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा, अनुरोध किया कि आप एक जो आपकी जो शर्त है एविएशन सेक्टर्स में, उस शर्त में थोड़ी ढील दे दें। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो कंपनी एयरपोर्ट के संचालन का काम करती है, वो कंपनी एयरलाइंस के संचालन में सीधे तौर से नहीं उतर सकती है, और अगर उतरेगी तो उसका स्टेक बहुत ही मिनिमम होगा, 10% के आसपास होगा, इससे अधिक नहीं होगा। पहले तो कोशिश ये होगी कि जो एयरपोर्ट प्रबंधन का काम करती है वो एयरलाइंस के ऑपरेशन में ना जाए, मतलब विमान उड़ाने के काम में खुद को शामिल ना करे, वो सिर्फ एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का, प्रबंधन का काम करे। और अगर मान लीजिए कि उनको अनुमति दी भी जाती है तो उसे 10% ही इस काम के लिए उपयुक्त माना जाएगा या उनको अनुमति मिलेगी। अब ये नियम जो है वो 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी। याद होगा आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ही एयरपोर्ट के प्रबंधन का कार्य पहली बार प्राइवेटाइज किया और जीएमआर जैसी निजी कंपनी इस क्षेत्र में उतरी, और पहला दिल्ली एयरपोर्ट के निर्माण में भी उनकी भूमिका थी, उसके प्रबंधन की भी भूमिका भी है। आज भी जीएमआर जो है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है, दिल्ली का जो पालम एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब तो वहां पर 3 एयरपोर्ट हैं, अलग अलग 3 एयरपोर्ट हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और ये तीनों टर्मिनल एक सेपरेट विमान इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप्ड है, मतलब सेपरेट एयरपोर्ट है। भले ही ये तीनों की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से मिलती है, मतलब जो सीमाएं हैं एक दूसरे से मिलती है, लेकिन टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ये तीनों अलग अलग एयरपोर्ट हैं पोर्ट के हिसाब से। मतलब 3 एयरपोर्ट दिल्ली में एक ही जगह पर है, लेकिन तीनों अलग है, और इन तीनों के प्रबंधन का काम जीएमआर के पास है। लेकिन आज के दिन में, ये 2006 से ही शुरू हुआ, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ और उस समय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा ही भव्य बनाया गया। लेकिन आज के समय में निजी कंपनियों में जो दो बड़ी कंपनी, एक तो जीएमआर और दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी इंटरप्राइज। अडानी इंटरप्राइज के पास 8 एयरपोर्ट हैं। कौन कौन एयरपोर्ट है, मैं जरा लिस्ट पढ़ करके आपको सुना देता हूं, और इसके अलावा मैं पोर्ट के बारे में भी बात करूंगा, जबकि उनके पास जो अन्य पोर्ट हैं
वो मैं पहले आपको सुनाता हूं। पहले एयरपोर्ट के बारे में वैसे मालूम ही होगा, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई में तो वो निवेश भी कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड भी कर रहे हैं। ये सारे एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। इन सभी एयरपोर्ट का प्रबंधन का काम किनके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। इसके पहले कि एयरलाइंस पर आ जाएं, फटाफट फटाफट हम आपको यह भी बता दें कि टोटल जो एयरपोर्ट के अलावा सी पोर्ट भी है अडानी के पास। और टोटल सी पोर्ट कितने हैं? टोटल सी पोर्ट 15 हैं। भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं अडानी के पास, वो 15 के करीब हैं। और उसमें जो कुछ बंदरगाह हैं वो भारत में हैं और कुछ विदेश में हैं। सी पोर्ट अभी आएंगे। आज का कार्यक्रम एयरलाइंस एयरपोर्ट पर ही केंद्रित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। गुजरात का मुंद्रा एयरपोर्ट है। उड़ीसा का धामरा पोर्ट है, गोपालपुर टर्मिनल है। आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम पोर्ट है। गंगावरम पोर्ट काफी गहरा पोर्ट माना जाता है। तमिलनाडु का कट्टपुतली पोर्ट है जो एन्नौर टर्मिनल कहलाता है। केरल का विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। महाराष्ट्र का दीघी पोर्ट है। पश्चिम बंगाल का हल्दिया टर्मिनल है। गोवा का मुर्मुगांव टर्मिनल है। पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट है। ये पोर्ट इंडिया में इनके पास है, मतलब अडानी समूह के पास है। और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी 4 हैं अडानी समूह के पास। इजराइल का हाइफा पोर्ट, श्रीलंका का कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल और तंजानिया का दारे सलाम पोर्ट। ये 4 इंटरनेशनल सी पोर्ट भी अडानी समूह के पास है। और जो बाकी हमने सी पोर्ट जो आपको गिनाए 11, वो भारत के सी पोर्ट्स हैं। मतलब सी पोर्ट्स के मामले में अडानी समूह सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अब आते हैं अपने एयरलाइंस और एयरपोर्ट के मुद्दे पर। तो ये जो पत्र लिखा गया उसमें ऐसा कहा गया कि आप इस 10% वाले क्लाउज को हटा दीजिए। मतलब ये हुआ, चूंकि अडानी इंटरप्राइजेस के पास 8 एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम है, इसलिए कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या अडानी समूह, अडानी इंटरप्राइजेस एयरलाइंस में भी अपने पैर जमाना चाह रही है, एयरलाइंस ऑपरेशन में भी उतरना चाह रही है। यह कयास लगना शुरू हुआ। और अगर ऐसा हो जाता या हो जाता है, अभी नहीं हुआ है, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कंपनी का क्या स्टेटमेंट आया है और कहां कहां उन्होंने अधिकृत रूप से क्या बयान दिया है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता और हो जाता है तो क्या होगा? असल में जिस कंपनी के पास एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम है, प्रबंधन का काम का क्या मतलब हुआ, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये होता है कि किस एयरलाइंस को कौन सा टाइम स्लॉट मिलता है कि भाई ये इस टाइम में आप अपने विमान को उड़ा सकते हैं हमारे एयरपोर्ट से, यही टाइम स्लॉट अवेलेबल है। हम आपको 2 बजे रात का टाइम स्लॉट दे रहे हैं, या सुबह 8 बजे का दे रहे हैं, 9 बजे का दे रहे हैं, 10 बजे का दे रहे हैं, 12 बजे का दे रहे हैं, संध्या का दे रहे हैं। ये टाइम स्लॉट बांटने का अधिकार जो एयरपोर्ट का प्रबंधन कर रही है उस कंपनी के ऊपर है। जाहिर है उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसमें कुछ मीडिएशन का काम कर सकती है, लेकिन जब पूरा प्रबंधन कर रही है एक पूरे एयरपोर्ट का, तो उस कंपनी के पास होती है। अब अगर मान लीजिए जिस कंपनी का मैनेजमेंट है एयरपोर्ट पर, उसी कंपनी का एयरलाइंस भी है, तो वो सारे टाइम स्लॉट जो कि फेवरेबल टाइम स्लॉट है, जिस टाइम स्लॉट में यात्रीगण अधिक यात्रा करना
सुलभ समझते हैं वो टाइम स्लॉट अपने पास रख लेगी और दूसरा टाइम स्लॉट वो दूसरे को दे देगी, क्योंकि प्रबंधन उनके पास है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये हितों की टकराहट आ सकती है एयरलाइंस के ऑपरेशन में और एयरपोर्ट के प्रबंधन में। इनके ऑपरेशन में अगर एयरपोर्ट प्रबंधन करने वाली कंपनी ही एयरलाइंस में भी है, विमान भी उड़ा रही है, तो जाहिर है अपने विमानों के लिए वो विशेष टाइम स्लॉट रखेगा और बाकी विमान कंपनियों के लिए अलग टाइम स्लॉट देगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसेंजर को अपने एयरलाइंस की तरफ आकर्षित करने की प्लानिंग कर सकता है। अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब सोचिए, अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री जो शुद्ध मुनाफे प्रॉफिट लॉस का खेल खेलती है, वहां भी इस तरह के कंपटीशन को दूर रखा गया है। एयरलाइंस जो है, जो हवा जो विमान उड़ाने वाली कंपनी है, उसका एयरपोर्ट के प्रबंधन में कोई हिस्सेदारी नहीं है और एयरपोर्ट प्रबंधन करने वाली कंपनी विमान उड़ाने के व्यवसाय में नहीं है। मतलब वहां जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उससे दूरी बनी हुई है। लेकिन यूरोप में कुछ देशों में इस तरह का नहीं है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि जो कंपनी विमान उड़ाने का काम करती है वही कंपनी एयरपोर्ट प्रबंधन का भी काम करती है, लेकिन ये भी बहुत मिनिमम है। मैंने अमेरिका का उदाहरण इसलिए दिया कि अमेरिका जैसी कट थ्रोट कैपिटलिस्ट कंट्री में भी इन बातों का ख्याल रखा गया है कि ऑपरेशंस में पारदर्शिता हो और फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी हर जगह वर्चस्व स्थापित कर ले। और वर्चस्व स्थापित होने का क्या मामला हुआ कालांतर में, अभी उसका एक उदाहरण सुन लीजिए। जो एयरलाइंस ऑपरेशन की भारत में टोटल जो कंपनी है, उसमें से 2 कंपनी के पास 90% शेयर है, एक कंपनी के पास तो 67% शेयर है और जो रेस्ट शेयर बचता है उसमें से 23% शेयर एयर इंडिया के पास है। अब एयर इंडिया टाटा ग्रुप मैनेज करती है क्योंकि एयर इंडिया बिक गई है। तो एयर इंडिया के पहले विस्टारा थी, आकाशा सब मिला मुलू करके अब वो एयर इंडिया का पैकेज हो गया है। आकाशा तो झुनझुनवाला की है, लेकिन अब उनके साथ वो छोटे छोटे एयरलाइंस जो हैं वो अलग काम कर रहे हैं। लेकिन एयर इंडिया के पास 23% स्टेक है और 67% स्टेक जो है वो आ जाता है अकेले इंडिगो के पास। आपने 2025 में देखा होगा कि किस प्रकार की परेशानी हुई, फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी क्योंकि इंडिगो के पास पर्याप्त मात्रा में क्रू मेंबर्स नहीं थे, पायलट्स की कमी हो गई थी। और जिसके बारे में 1 साल पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एयरलाइंस कंपनियों को इशारा कर रही थी कि हमारे पायलट्स ओवरबर्डेंड हैं, आप एक एक पायलट से घंटों की सेवा ले रहे हैं जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इससे फ्लाइट के इसके ऊपर दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। इसलिए हमारे पायलट्स को आप समुचित सुरक्षा और संरक्षण दीजिए, नहीं तो दिक्कतें पड़ जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास पायलट्स की कमी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 12 महीना नहीं 18 महीना का समय लीजिए और पायलट्स ले आइए, नहीं तो हम दिक्कत में कर देंगे, आपका विमान ऑपरेशन हम रोक देंगे। जैसे ही 18 महीने पूरा होने को आया, इंडिगो ने अपना खेल शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं पायलट्स, आप हमें अगर परेशानी करेंगे तो हम रोक देंगे। इन्होंने ब्लैकमेल किया सरकार को। चूंकि इनके पास स्टेक ज्यादा है, हाहाकार मच गया, सारे एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, आपने देखा होगा। अब सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर एयरलाइंस का इंडिगो एक बड़ी कंपनी है। अब उन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए तो यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसने लगे, ये परेशानी। और तब से ही लेकर के ये चर्चा शुरू होने लगी कि साहब ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। एक ही अगर ऑपरेटर के पास इतने ऑपरेशन के शेयर हैं, मतलब शेयर इन द सेंस कि उनका कब्जा है पूरे बाजार पे, तो ये तो नहीं चलेगा, हमें छोटे छोटे प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। छोटे छोटे प्लेयर्स आए भी हैं, लेकिन इसी बीच में जो इधर जो तेल की कंपनी का जो राग अलापना शुरू हुआ और युद्ध शुरू हुआ, छोटी कंपनियां आई, लेकिन आते ही उनको नाकों चने चमाना पड़ रहा है। मतलब आते ही उनको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
क्योंकि एनर्जी जो फ्यूल है वो एक बड़ा संसाधन है एयरलाइंस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, और महंगा संसाधन है। अगर वही महंगा महंगा तो पहले से ही था और महंगा हो जाए तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ जो ऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा और उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं है, तो फिर आते ही कंपनियां माइनस में जाना शुरू होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो कंपनी जो डीप पॉकेट कंपनी है जिसका 7,000 8,000 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है और बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र में है, तो वो तो किसी तरीके से सस्टेन कर लेगी। लेकिन छोटी कंपनी जो आई है जिसका बजट ही बहुत कम है और वो उस पर डिपेंड कर रही है कि हम ऑपरेशन से ही हम पैसे कमाएंगे और फिर उसी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहां तो आपको डीप डीप पॉकेट चाहिए सस्टेन करने के लिए। कम से कम 3 साल तक आप एक बिजनेस को जब तक खड़ा करने में लगेंगे नहीं दिन रात, तब तक वो खड़ा नहीं होगा, जो जेस्टेशन पीरियड है। लेकिन जो कंपनी सोच रही थी कि हम 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उस जेस्टेशन पीरियड को कम करके 3 साल से 1.5 साल में ले आएंगे और प्रॉफिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे कंपनी को, उनके लिए तो परेशानी पड़ गई कि अगर ये एस्केलेट करेगी ये स्थिति, जो अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी की जो स्थिति है, अगर ये और आगे बढ़ेगी तो वो एक दुचक्र में फंस जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो इनके सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं एयर इंडिया और इंडिगो, इन्हीं के पास मेजर स्टेक है। लेकिन सरकार दिमाग लगा रही थी कि इसमें नए इंट्रांट को हमें लाना पड़ेगा। अब नए इंट्रांट जो छोटी कंपनियां हैं वो तो सरवाइव नहीं करेंगी, बड़ी कंपनियां आएंगी कैसे? बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ हैं कौन जो दिलचस्पी दिखा सकती है? सहारा बैंकरप्ट हो गई, आपको मालूम होगा। जेट एयरवेज बैंकरप्ट हो गया, आपको मालूम होगा। सहारा ने जेट एयरवेज को बेचा और फिर जेट एयरवेज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये सब देखते हुए सरकार के अंदर भी चर्चा चल रही होगी। अब इसी आलोक में मुमकिन है कि अडानी समूह के तरफ से ये पत्र गया हो, लेकिन ये बवाल कट गया। करे आप तो एयरपोर्ट का प्रबंधन भी करते हैं और एयरलाइंस में आएंगे तो अब तो आप सब कुछ को खत्म ही कर देंगे, सारा कब्जा कर लेंगे। जैसे कि सी पोर्ट पर आपने कब्जा कर लिया, सारे बड़े सी पोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस के पास हैं। तो इन सबका कहना हुआ कि भाई ये तो पूरा बवाल हो गया। अब जैसे ही बवाल आया, कंपनी ने इसका खंडन किया। कहां खंडन किया अडानी इंटरप्राइजेस ने? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में बजाबता लिखित रूप से इस बात का खंडन किया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, हम एयरलाइंस में ऑपरेशन में अभी नहीं उतर रहे हैं, और जो हमने खत लिखा था उस खत का मतलब कुछ और था। हम खत का मतलब ये जानना चाह रहे थे कि जो जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उसके जो ट्रैफिक है उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए या जो बढ़ी हुई यात्रियों की संख्या है उसको अकोमोडेट कैसे किया जाए, इस सब के मुतल्लिक हमने खत लिखा था। हमारा अभिप्राय दूसरा था, हमारा अभिप्राय ये नहीं था। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि साहब ये कुछ भी खंडन कर लें, चाहे शेयर मार्केट में लिखित रूप से खंडन करें, अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाएं कि ऐसी बात नहीं है, हम एयरलाइन सेक्टर्स में नहीं इंटरवीन कर रहे हैं, हम उसमें नहीं आ रहे हैं ऑपरेशन में, ये भले ही हो, लेकिन इनके अंदर ख्वाब तो पल रहा है। और ख्वाब पल रहा है इसका मतलब सरकार भी इनके साथ है। सरकार की भी ये इच्छा होगी कि तुम एयरलाइन सेक्टर में उतरो, एयरपोर्ट तुम्हारे पास है ही। रही बात इस नियम को ढील करने की, ढील देने की, उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन तत्काल अभी अडानी समूह ने कहा कि ये जितनी खबरें आई हैं कि मैं नियम में परिवर्तन करना चाहता हूं, कंपनी नियम में परिवर्तन करवाना चाहती है, वो 10% की जो 10% तक ही आप उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं एयरलाइंस के ऑपरेशन में, ऐसा नहीं था। ये खंडन किया उन्होंने। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये खत अगर गया है तो कंपनी निश्चित रूप से अंदर अंदर ये विचार कर रही है कि हमें इस ऑपरेशन में उतरना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब मैं एक और चीज बताता हूं कि केवल एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम नहीं कर रही है कंपनी, इसके अलावा भी बड़े बड़े काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट के अलावा क्या कर रही है? एमआरओ फैसिलिटी, विमान की मरम्मत और देखभाल के लिए एक कंपनी है एमआरओ, उसका अभी उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। मतलब विमान का जो देखभाल होता है, मरम्मत होता है, इसके लिए एक कंपनी एमआरओ उसका अधिग्रहण कर चुकी है। अब एयर, ये जो पायलट ट्रेनिंग होता है, पायलट बनते हैं ना लोग, तो स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज पायलट ट्रेनिंग स्कूल होती है,
बड़ा चर्चित स्कूल होता है, इसका इन्होंने स्कूल खोल दिया है। कंपनी ने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर FSTC में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। जो पायलटों की ट्रेनिंग देती है कंपनी FSTC जो कंपनी है, उसमें भी हिस्सेदारी खरीद ली है। एक्सपेंशन देखिए, अभी तक तो कह रहे थे कि हम खाली एयरपोर्ट प्रबंधन का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनी थी उसको खरीद ही लिया। दूसरा, जहां से पायलट तैयार होते हैं, पायलट की ट्रेनिंग होती है, पायलट का निर्माण होता है, वो जो कंपनी है FSTC, उसमें स्टेक खरीद लिया। तो एक्सपेंशन है या नहीं है? तो धीरे धीरे एविएशन के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने अवयव हैं एविएशन सेक्टर्स के, सब पर अडानी की नजर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है एक ही कंपनी की अगर सब पर नजर हो जाएगी तब तो मुश्किल होगी, आप कहीं चल नहीं पाएंगे। क्योंकि एयरपोर्ट का प्रबंधन भी उनके पास, पायलट बनाने वाला स्कूल भी उनके पास, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस भी उनके पास, और अब बचा एयरलाइन सर्विस में उतरने, मतलब विमान उड़ाने की सर्विस में उतरने की बात। तो उसके लिए ये खत की बात है, अब ये डिनाई कर रहे हैं। तो डिनायल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसी के बहाने जो अभी तक ये बात दबी हुई थी कि अडानी समूह सिर्फ एयरपोर्ट प्रबंधन का काम करती है या एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जैसे नवी मुंबई में अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के डेवलपमेंट में भी निवेश किया हुआ है, उनका प्रबंधन का काम तो करेगी ही, उनका निवेश का भी काम करेगी। अभी तक सरकार बना बना करके एयरपोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी इनको दे देती है। कोई बात नहीं, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं कि सरकार ने बना करके दे दिया, क्योंकि सरकार से प्रबंधन हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां सरकारी अमला होता है, निजी क्षेत्र की कंपनी को आना चाहिए, और जिसका डीप पॉकेट है, जिसके पास मान लीजिए अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव बनाने के लिए उनके पास पैसे की ताकत है, वो बना सकते हैं, तो उनको देने में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सिर्फ अडानी अडानी को जा रहा है, ये थोड़ी आपत्तिजनक बात है। अगर 8-8 बड़े एयरपोर्ट मुंबई चले जाए, अहमदाबाद चले जाए, हैदराबाद चले जाए, बेंगलुरु चले जाए, तिरुवनंतपुरम चले जाए, गुवाहाटी चले जाए, तो सारे बड़े एयरपोर्ट तो उनके पास, लखनऊ चले जाए, ये सारे एयरपोर्ट उनके पास चले गए, और एयरपोर्ट बनेंगे। तो यहां पे एक सवाल उठता है कि अगर सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी के पास जाती है, सारे सी पोर्ट एक ही कंपनी के पास जाती है, और एयरपोर्ट ही नहीं, बाकी जो सब्सिडियरी और जो बिजनेस सेक्टर्स हैं उस एविएशन सेक्टर में, वो भी उनके पास चले जाते हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे। और ये सवाल में थोड़ा दम भी है, ताकत भी है। इसलिए अभी तो अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया है कि हम एविएशन में नहीं उतर रहे हैं। कायदे से उनको एविएशन में नहीं उतरना चाहिए, और अगर उतरते भी हैं, कहीं किसी में स्टेक लेते भी हैं, जैसे राहुल भाटिया इंडिगो के जो चेयरमैन हैं, उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह की बात हो रही है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उन्होंने इस तरह से उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो साफ साफ होगा। फिर एविएशन पर किस प्रकार का असर होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अडानी ने शेयर खरीद ही लिया एयरलाइंस ऑपरेशन में, और तब जाकर के क्या स्थिति आती है, और दूसरी कंपनी क्या बंद हो जाती है, या वो इतने माइनस में चली जाती है, इनका इतना नुकसान हो जाता है कि वो बंदी के कगार पर चली जाती है, तब आप कह सकते हैं कि साहब ये तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो खैर, इसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं कि अडानी जी एयरपोर्ट भी संभाल रहे हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल भी चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट को मरम्मत करने वाली कंपनी भी चला रहे हैं, और एविएशन में भी उतर रहे हैं। तब फिर ये क्रोनी कैपिटलिज्म का बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये अडानी का चुपके दांव है, जो आने वाले दिनों में सच साबित होगा, सही होगा। अभी खंडन कर दिया है, या जैसे अभी आप देखिए कुछ दिन पहले रिलायंस का एक यूनिवर्सिटी जो कहीं थी नहीं, उसको एक्सेलेंस अवार्ड मिल गया, फिर बाद में धीरे धीरे अब वो यूनिवर्सिटी खुली जाएगी। तो ये देखा जाता है कि इसका रिएक्शन क्या है, पीपुल्स मूड क्या है, और अगर पीपुल्स मूड बहुत
ज्यादा खिलाफत में नहीं आई तो बल्ले बल्ले चल पड़ेगी गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।